आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन मैनेजर, करियर ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। कि प्रोडक्शन मैनेजर में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसमें अगर जाते हैं तो उसमें करियर कैसा होगा, क्या बेनिफिट होंगे प्रोडक्शन मैनेजर बनने का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है एक्सपोर्ट हाउस में। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री का ही प्रोडक्शन मैनेजर होगा, जहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर होगी। बाइंग हाउस में ये नहीं होता, ये होता है हमारे एक्सपोर्ट हाउस में कि वहाँ प्रोडक्शन होते हैं सारे हर तरह के गारमेंट बनते हैं, किसी भी तरह के गारमेंट बनते हैं तो उनमें प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन हुआ तो उसको देख रेख करने के लिए एक मैनेजर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया कि प्रोडक्शन मैनेजर होल एंड सोल होता है उस फैक्ट्री का, कि उसका प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, आउटपुट कैसे आएंगे, कितना प्रोडक्शन आएगा, और उसकी पूरी प्लानिंग करता है। उस प्लानिंग के हिसाब से शिपमेंट भेजता है। शिपमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर होता है। तो उसका बहुत ही वाइड रोल होता है और बहुत ही अच्छा उस प्रोडक्शन मैनेजर का करियर है। और आप फ्यूचर प्रोडक्शन मैनेजर में अपना सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत वाइड और बहुत ग्रोथ करता है, और सैलरी भी बहुत अच्छी जाती है प्रोडक्शन मैनेजर का। प्रोडक्शन जीएम मतलब होल एंड सोल पूरी फैक्ट्री के हेड बन के रह जाते हैं। तो सब पूरा प्रोडक्शन जितना है, टीम अगर छोटा फैक्ट्री है तो ऊपर से नीचे तक जितने डिपार्टमेंट हो गए, जैसे स्टिचिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, कटिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, जितने डिपार्टमेंट हैं सारे डिपार्टमेंट उस प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर ही आएंगे। तो बहुत ही वाइड रेंज है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर, और ग्रोथ भी उतना ही है, सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। और इसलिए मैं ये वीडियो आपके जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ कि प्रोडक्शन मैनेजर में अगर आप अपना कैरियर सर्च कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब ये बताते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब कहाँ कहाँ होता है, उसका रोल क्या होता है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन मैनेजर का रोल अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले और छोटी फैक्ट्री और बड़ी फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर का रोल अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो बड़ी फैक्ट्री हो उनके नीचे बहुत सारे टीम होंगे तो वो लोग बहुत संभाल लेंगे। अगर छोटी फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेजर होता है तो उनको बहुत चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। कि आपको कोई सैंपल अगर बन रहा है तो सबसे पहले वो पीपीएम जो होता है, पीपीएम करता है, प्री प्रोडक्शन मीटिंग, वहीं से उनके हाथ में सैंपल चला जाता है किसी प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में, और फाइल हैंडओवर होता है। उससे पहले जो मर्चेंडाइजर होता है, एक बार प्रोडक्शन मैनेजर के नॉलेज में सारे सैंपल दिखाया जाता है कि ये सारे सैंपल्स हैं जो अभी शिपमेंट में हम शिपमेंट जिसकी बनेगी, अभी सैम्पलिंग के स्टेज पे चल रहा है, आप एक बार इसमें अपना रिसर्च कर लीजिए ये कैसे बनेगा, कितने अच्छे से सिंप्लीफाई करें इसको कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकले। कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलेगी तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, गारमेंट सस्ते बनेंगे। तो क्योंकि कॉस्टिंग हम ले ही चुके होते हैं तो उसमें ही प्रोडक्शन मैनेजर अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेल्प से, आई डिपार्टमेंट के हेल्प से, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हुए और भी, कि गारमेंट के ऊपर के लुक को ना चेंज करते हुए कंस्ट्रक्शन सेम रहता है, गारमेंट को चीपर कैसे बनाया जाए, मतलब उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। तो ये सब कुछ देखना होता है प्रोडक्शन मैनेजर को। क्योंकि सिर्फ ये ही नहीं है कि मतलब गारमेंट आया जैसा वैसे बनाता है, उनको ये भी देखना है कि इसमें कितने टेलर की ज़रूरत होगी इस ऑपरेशन में। ऑपरेशन वाइज जो ब्रेकअप होता है वो आई टीम निकाल के देता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टीम निकाल के देता है, वो ब्रेकअप सारे निकाल के देते हैं, कितना कितना हो, कितने कितने लोग लगेंगे पर ऑपरेशन, वो सारा कैलकुलेट हो चुका होता है। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने देख लिया कि कौन कौन से सैंपल हमारे आ रहे हैं शिपमेंट में, अभी नेक्स्ट मंथ में आएंगे या नेक्स्ट वीक से आएंगे, तो जो फाइल हैंडओवर होने वाला रहता है प्रोडक्शन मैनेजर को हम दिखा दिया करते हैं कि ये लीजिए सारे सैंपल आएंगे, ये सारे शिपमेंट आपको, इसकी क्वांटिटी इतनी ही है, वो अपना कैलकुलेट कर लेते हैं और उनके पास एलोकेट मेंटली कैलकुलेट कर ले होते हैं कि इसकी इतनी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को इस लाइन में प्लान करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ स्टाइल्स और क्वांटिटी पे लाइन प्लानिंग होती है, क्योंकि उनको ये भी देखना होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी हो। तो
उस हिसाब से वो हर स्टाइल की प्लानिंग करते हैं। किसी स्टाइल की प्रोडक्टिविटी कम आएगी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल है, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, तो उसमें वो मैन पावर बढ़ा लेते हैं। और किसी स्टाइल स्मूथ से निकल रहा है, कम ही मैन पावर से वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो और हो सकता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, तो किसी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो, टॉप स्टाइल या सिंपल स्टाइल, क्वांटिटी किसी की ज़्यादा और कम हो सकती है। तो उसी के बेस पे प्रोडक्शन मैनेजर अपनी पूरा कैलकुलेशन करता है कि ये कौन से लाइन में, कौन से फ्लोर पे, कितने टेलरों पे हम इसको प्लान करेंगे और कितने दिन शिपमेंट जाएगी। तो वो सारा कैलकुलेशन प्रोडक्शन मैनेजर करता है। पहले उसने सैंपल देखा, सैंपल के हिसाब से क्वांटिटी वगैरह, क्वांटिटी कलर वाइज सारा पूछ लिया। प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर से पूछ लेता है कि हाँ इनके फैब्रिक और ट्रिम्स कब तक आ रहा है, आप फाइल हैंडओवर कब तक करोगे। अगर पीपी मीटिंग में टाइम है और ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, तो प्रोडक्शन मैनेजर कहता है पहले ही फाइल हमें दे दो, हम इस पर इनिशियल स्टार्ट करते, कुछ पीस वगैरह बना के अपने लेवल पर चेक कर ले कि इसको कैसे सिंप्लीफाई वगैरह सब किया जाएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब ये होता है कि एक ही बार लाइन लोड करने से पहले कुछ पीस बनवा के वो चेक करवा देते हैं कि ये कितना सिंपल बन सकता है, कितने प्रोडक्शन कैसे प्रोडक्शन कैसे निकलेगा इस गारमेंट का, और कितने कम कॉस्ट में इसका प्रोडक्शन किया जाए। वो सारा कैलकुलेशन प्रोडक्शन मैनेजर ही देखता है उनके नॉलेज में होके, क्योंकि आई डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट सब उनके अंडर ही आते हैं। तो पहले उसने सैंपल, प्रोडक्शन मैनेजर ने सैंपल को देख लिया। सैंपल देखने के बाद प्रोडक्शन में लाइन प्लान कर दिया कितने कौन सी लाइन में जाएगा। उसके बाद उस लाइन के हिसाब से उस स्टाइल का एलोकेशन भी प्रोडक्शन मैनेजर अपनी टीम के साथ बैठ के करता है। अकेला तो नहीं करता है, क्योंकि अपने उनके नीचे बहुत सारे टीम होते हैं, लाइन सुपरवाइजर होता है, फ्लोर इंचार्ज होते हैं, उन सबके साथ बैठ के, क्योंकि एक प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर कम से कम हो सकता है 20 लाइनें चल रही हैं, हो सकता है 10 लाइन चलो, हो सकता है 5 लाइन चलो। तो उसके हिसाब से फ्लोर वाइज बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं जिसमें हर फ्लोर वाइज फ्लोर इंचार्ज होते हैं, उन सबके ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर होता है, उनको प्रोडक्शन जीएम भी कहते हैं। तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है कि ये कितने में पीस बनेगा और कितने रेट में बैठेगा, जो हमारे कॉस्टिंग मिली हुई है उससे कम में बैठेगा या नहीं, महंगा तो नहीं हो रहा है, सब कुछ देखना पड़ता है उनको। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले कटिंग से, कि ये स्टाइल को कैसे कटिंग करवाना है जिसमें वेस्टेज ना हो, मर्चेंडाइजर ने जितना एवरेज दिया है उससे ज़्यादा एवरेज ना बैठे कटिंग करते समय, वो भी देखना होता है। नहीं तो अगर ज़्यादा एवरेज पे प्रोडक्शन की कटिंग कर गई तो नंबर ऑफ पीसेस कम कटेंगे, तो वो भी एक लॉस हो जाता है, शिपमेंट का लॉस, मतलब टोटल जितनी क्वांटिटी आपको शिप करनी है उससे कम पीसेस कटेंगे तो एक लॉस हो जाएगा। तो सारा का सारा डिसीजन प्रोडक्शन मैनेजर को ही लेना पड़ता है कि ये इतने एवरेज दिया गया, इस एवरेज के अंदर आ गया, टॉलरेंस के अंदर, तो हम प्रोडक्शन को हेड दे सकते हैं, कटिंग को हेड दे सकते हैं। तो सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कटिंग मैनेजर रिपोर्ट करता है कि हाँ ये इसका एवरेज इतना फैब्रिक आया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो फैब्रिक होता है जितना मर्चेंडाइजर लिख के देता है उतना ही फैब्रिक आता है। कभी कभी 5-7% ऊपर नीचे भी फैब्रिक आ जाता है, तो कभी कम भी आता है, कभी ज़्यादा भी आता है। 5% टॉलरेंस हमेशा रहता है, तो कम आ गया फैब्रिक तो अब पता चला फैब्रिक कम आ गया और एवरेज बढ़ गया तो पीसेस कम कटेंगे। उस केस में प्रोडक्शन मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है कि कटिंग मैनेजर के साथ मिलके उसको कैसे, पैनल को कैसे बिठवाया जाए, सारी टीम मिलके प्लानिंग करती है इसका शिपमेंट पूरा हो जाए। तो एक कटिंग डिपार्टमेंट उनके अंदर आ जाता है प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर। कटिंग डिपार्टमेंट के बाद उसके कटिंग के बाद वो स्टिचिंग बंडलिंग वगैरह करके फोल्ड करके वो लाइन में चला जाता है। लाइन मतलब प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट फ्लोर पे चला जाता है। अब पूरा प्रोडक्शन फ्लोर, वहाँ पर फ्लोर इंचार्ज होता है, फ्लोर सुपरवाइजर होते हैं, वो सारे होते हैं, वो देखते हैं। ये सब कुछ तो रिपोर्टिंग प्रोडक्शन मैनेजर करता है। प्रोडक्शन मैनेजर पहले कहता है ये स्टाइल इस लाइन में जाएगी, हमने प्लान कर लिया, इतने टेलर पे ये बनेगा, तो उसके हिसाब से उस लाइन में चला जाता है। अब देखना होता है प्रोडक्शन मैनेजर को उनके काम वो खुद नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी टीम फॉलो कर लेती है कि जितने स्टाइल लोड होने जा रहे हैं तो उनके सब कुछ इन हाउस है कि नहीं, फैब्रिक, ट्रेंस, ITL, इलास्टिक, जो भी होते हैं एक एक चीज़ सब कुछ इन हाउस है कि नहीं। अगर इन हाउस नहीं है तो लाइन रुक जाएगा, लाइन रुकेगा तो टेलर बैठ जाएंगे तो कंपनी का लॉस। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर उन्हीं स्टाइल की कटिंग करता है जिसके सब कुछ मटेरियल टोटल इन हाउस A to Z सारे मटेरियल होते हैं, सब कुछ की कहीं होल्ड ना हो। तो
पता चला कि बहुत ऐसे आप जब जाओगे जॉब करने के लिए तो देखोगे बहुत सारे स्टाइल है जिसके पीपी सैंपल पास हो रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा फैब्रिक सारा मेन फैब्रिक एट्रीब्यूट्स फैब्रिक ही नहीं है, वॉश केयर लेवल ही नहीं है, मेन लेवल जो इंसर्ट होकर लगना है मेन लेवल ही नहीं है, फ्यू आईटीएल है आईटीएल नहीं, कोई किसी भी एक ट्रिम्स के कारण पूरा प्रोडक्शन होल्ड हो जाता है। तो ये प्रोडक्शन में चेक करता है कि अपनी टीम के थ्रू चेक करवाता है कि सब कुछ इन हाउस है कि नहीं, प्रोडक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली निकल सकता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ पेंडिंग है, तो वो पुश करता है कि इनको जल्दी से मंगवा लो और इनको हम लोड करें। जो स्टाइल ओके होता है हर कुछ से, फैब्रिक, ट्रिम्स, अप्रूवल सब कुछ से ओके होता है, उस स्टाइल को प्रोडक्शन में सबसे पहले प्लान करके निकालता है, क्योंकि उनके ऊपर ही बहुत जवाबदेही और प्रेशर रहता है कि डे नाइट वगैरह सब भी लगाते हैं बहुत जगह और लोड होता है तो करके शिपमेंट डे निकालनी होती है, क्योंकि मेन एम तो होता है शिपमेंट टाइम पे जाए। और फ्लोर उनके अंदर आ गया, स्टिचिंग फ्लोर आ गया, स्टिचिंग कटिंग फ्लोर का काम हुआ, कटिंग फ्लोर के बाद स्टिचिंग फ्लोर के बाद वो स्टाइल फिनिशिंग में जाता है। फिनिशिंग में कुछ प्री फिनिशिंग जिसको कहते हैं, कुछ होते हैं थ्रेड वेड कट के, पहले उसके थ्रेड वेड जितने होते हैं गारमेंट के उसके काट कूट के वॉशिंग में भेज देता है, या बहुत ऐसे करते हैं कि उसको वॉशिंग में भेज देते हैं। वॉशिंग से आने के बाद उसको थ्रेड वेड काटने के बाद उसको फिनिशिंग टेबल पर चला जाता है। ये बेसिक गारमेंट की बात बता रहा हूँ। तो वॉशिंग में भी ध्यान देना पड़ता है कि वॉशिंग मैनेजर जो काम कर रहा है कि वो कंप्लीटली रेसिपी फॉलो कर रहा है कि जो सैंपल पे रेसिपी फॉलो की गई है वो प्रोडक्शन फॉलो हो रहा है नहीं। ऐसा तो नहीं गारमेंट का हार्ड वॉश हो रहा है, सॉफ्टवेयर उतना नहीं हुआ है जितना एज पर द सैंपल रिक्वायरमेंट है। और अगर बाय द वे डेनिम वगैरह फैब्रिक है तो उनके कलर मैच कर रहे हैं कि नहीं, इंजाइम हुए हैं कि नहीं, ब्लीच हुए हैं कि नहीं, सैंड ब्लास्ट हुए हैं कि नहीं, जो भी चीज़ है वो वॉशिंग में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर आती है। करते वॉशिंग वाले हैं लेकिन उनको अप्रूवल प्रोडक्शन मैनेजर से ही लेना पड़ता है। जितने डिपार्टमेंट काम करेंगे प्रोडक्शन में सबको अप्रूवल उस प्रोडक्शन मैनेजर से ही लेना पड़ता है कि सर ये इस स्टेज पे है, हम ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन मैनेजर गो हेड देता है तो वो प्रोसीड करता है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं करता है जनरली। वॉशिंग करने के बाद फिर वो फिनिशिंग में जाता, प्री फिनिशिंग में जिसमें थ्रेड वेड कटिंग होते हैं, ट्रिम्स जिसमें बटन वटन भी लगना होता है। वो जिस स्टाइल में बटन वटन होता है तो स्टिचिंग के बाद होते ही बटन वटन लगवा दिया जाता है, तो ये बटन लगने में पीस गंदे हो जाते हैं। बटन वटन लगने के बाद वो पीस वॉशिंग में जाता है, वॉशिंग के बाद फिनिशिंग में आता है, फिनिशिंग में धागे वागे कट के फिर टेबल पे आ जाते हैं। तो फिनिशिंग में फिनिशिंग इंचार्ज होते हैं, फिनिशिंग मैनेजर होते हैं, लेकिन वो भी रिपोर्ट प्रोडक्शन मैनेजर को ही करते हैं। तो आप समझ सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर के एक प्रोडक्शन मैनेजर उससे सीनियर होते हैं जो जीएम होते हैं उस फैक्ट्री के, उनके अंदर सारे मैनेजर आ जाते हैं। तो हर बंदे उनको रिपोर्ट करते हैं कि आज फिनिशिंग में कौन सा स्टाइल आ गया है, उसका फिनिश करके हमको शिपमेंट कब तक देनी है, क्योंकि शिपमेंट की डिलीवरी प्रोडक्शन मैनेजर के नॉलेज में होता है कि कितने तारीख का है, कितने तारीख को इंस्पेक्शन करवाना है, कितने तारीख को मीट करवाना है, कितने को फाइनल करवाना है, कितने तारीख को एक्सपेक्ट करवाना है। उसी बीच में सारा कैलकुलेट करके प्रोडक्शन मैनेजर को करना होता है कि हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है, हर डिपार्टमेंट को से शिपमेंट को पुश करके फिनिशिंग से होके शिपमेंट को फैक्ट्री से बाहर निकालना पड़ता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। एक पूरे एक्सपोर्ट हाउस है, वो सुबह से लेकर रात तक काम करता है, और कभी कभी तो प्रोडक्शन में ज़्यादा हो जाता है तो लेट नाइट भी वो काम करते हैं। तो क्योंकि शिपमेंटें जानी होती है, शिपमेंटें जाएगी तभी वो आगे वेसल कैच करेगा, क्योंकि आगे फिर फॉरवर्डर को हैंड ओवर होता है। शिपमेंट फॉरवर्डर से पहले और भी जो होते हैं उनके कस्टम क्लियरेंस वगैरह करके देने होते हैं। तो वो जब शिपमेंट जाएगी, अब शिपमेंट जाने से पहले इंस्पेक्शन होगा, मिड होगा, इनलाइन होगा, फाइनल होगा। तो फाइनल इंस्पेक्शन में कोई कहानी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन में कुछ फॉलो नहीं हुआ। ऐसा भी होता है, बहुत टाइम में ऐसा हो जाता है कि ये फॉलो करना था, ये फॉलो नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन मैनेजर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये कमेंट दिए हुए थे बाय पीपी सैंपल पे, और ये कमेंट आपको फॉलो करने थे, ये आपने फॉलो नहीं किया, हो सकता है मिस हो जाता है। उसमें थोड़े मर्चेंडाइजर भी इन्वॉल्व रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा, गलती होने की संभावना कम होती है, और नहीं रहते हैं फिर थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक
हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब 100% एक्यूरेट ही जाता है, तो कभी कभी मिस्टेक होती है, तो उसमें फिर दोबारा से करेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि बायर तो शिपमेंट वैसा ही लेगा जैसा बायर ने मांगा है। तो बायर फिर अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, फिर वो शिपमेंट डिस्काउंट वगैरह क्लेम हो जाता है। तो और डिस्काउंट किसके कारण हो, प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन मैनेजर फिर आ गए बीच में कि आपने फॉलो नहीं करवाया। तो प्रोडक्शन मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जिस गारमेंट में एम्बेलिशमेंट हो, अड्डा हो, एम्बेलिशमेंट हैवी अड्डा वर्क जो कहते हैं, बीड मटेरियल का काम उसको कहते हैं, या एम्ब्रॉयडरी वर्क हो या प्रिंटिंग वर्क हो, कोई भी वर्क जो आउटसोर्स हो रहे हैं। बहुत ऐसी फैक्ट्री होती है जिसमें अंदर ही हो जाते हैं सारे काम, लेकिन बहुत ऐसी फैक्ट्री होती है जिसमें बाहर ये काम होने होते हैं। वो किस स्टेज पे जाते हैं, तो किसी कोई गारमेंट आपका मतलब कटिंग होने के बाद ही, ब्लॉक कटिंग के बाद वो चला जाएगा कोई एम्ब्रॉयडरी होने के लिए, कोई एम्बेलिशमेंट होने के लिए, कोई प्रिंटिंग होने के लिए। अब वहाँ पे प्रिंटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी प्रोडक्शन मैनेजर को कोऑर्डिनेट करवाना होता है कि जो हमारे बंदे वहाँ जाके चेक कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ है वो वहाँ चेक कर रहे हैं क्यूए जाके कि सही होके आ रहा है कि नहीं। वो सही होके, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि वो जब होके आएगा उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वो मतलब आएगा, फिर अगर किसी की रिकटिंग करनी है तो ब्लॉक कटिंग के बाद फिर वो रिकटिंग होगा, रिकटिंग के बाद फिर वो अगले प्रोसेस में स्टिचिंग वगैरह के लिए लोड होगा। अगर कुछ ऐसे भी गारमेंट होते हैं जो स्टिचिंग से निकलने के बाद और फिनिशिंग से पहले वो उस पर एम्बेलिशमेंट का काम होता है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वगैरह सारा केस पहले हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी मोती का काम छोटे छोटे होते हैं, तो वो पीस बनने के बाद भी होते हैं बहुत सारे गारमेंट में। तो बहुत स्टेज होते हैं, हर गारमेंट के अलग अलग की प्लानिंग होती है, प्लानिंग करते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं जो प्रोडक्शन मैनेजर को फॉलो करने हैं। कि कोई किसी का स्टिचिंग से पहले एम्ब्रॉयडरी या एम्बेलिशमेंट या प्रिंटिंग का काम होता है, किसी का बाद में होता है, हर गारमेंट के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। मतलब कैसे किस स्टेप में कैसे किस प्रोसेस में बना है, तो वो प्रोसेस प्रोडक्शन मैनेजर को मर्चेंट के साथ मिलके और अपने और टीम के साथ, डिपार्टमेंट के साथ मिलके सैम उस प्रोडक्शन के फाइल पे ही लिख देना पड़ता है कि वहीं पे पीपीएम मीटिंग में लिख देते हैं कि पहले ये स्टाइल कैसे कैसे प्रोसीड करेगा। तो उसी फ्लो में प्रोसीड करता है, उसी स्टेप बाय स्टेप। मान लो किसी स्टाइल का सबसे पहले कोई भी बेसिक स्टाइल, जस्ट एग्जाम्पल बेसिक स्टाइल है, तो उसने प्रोडक्शन मैनेजर लिखा कि सबसे पहले इसको कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद इसको स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग के बाद वॉशिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, सबसे बेसिक स्टाइल ये हो गया। अब मान लो किसी स्टाइल में एम्बेलिशमेंट है, वो भी प्री है, और प्री में क्या होगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर उसी पे लिखेगा कि ये ब्लॉक कटिंग होगा, सबसे पहले ब्लॉक कटिंग होगा। प्री है तो ब्लॉक कटिंग होगा, क्योंकि डी एम्बेलिशमेंट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो पूरी शिपमेंट गलत हो जाएगी, इसलिए ब्लॉक कटिंग होता है। तो ब्लॉक कटिंग होके वो एम्बेलिशमेंट या एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटिंग के लिए जाता है। वहाँ से आने के बाद फिर ये रिकटिंग होगा। रिकटिंग का प्रोसेस अपने फैक्ट्री में होगा, और रिकटिंग के बाद फिर वो स्टिचिंग होगा, स्टिचिंग के बाद वॉशिंग होगा, फिनिशिंग होगा। ऐसे स्टाइल मूव करें। कुछ ऐसे भी स्टाइल होते हैं जो एम्बेलिशमेंट बीच में हो जाते हैं या प्रिंटिंग बीच में हो जाते हैं, मतलब रेडी गारमेंट भी हो जाते हैं, तो वो लिख देते हैं कि सबसे पहले कटिंग होगा, कटिंग के बाद स्टिचिंग होगा, स्टिचिंग के बाद ये प्रिंटिंग के लिए या बेसिक एम्ब्रॉयडरी, या एम्ब्रॉयडरी नहीं, मतलब बेसिक एम्बेलिशमेंट वगैरह के लिए मोती बीड्स वगैरह लगने के लिए जाएंगे। फिर वॉशिंग हुआ, फिनिशिंग होगा, पैकिंग होगा, शिपिंग। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर आती है। प्रोडक्शन मैनेजर अभी तक जितना आपको मैंने प्रोसेस बताया, इससे खुद ही आप समझ गए हो कि प्रोडक्शन मैनेजर का रोल कितना वाइड होता है। तो वो किसी भी रोल से वो नहीं कह नहीं सकता कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर की होती है। भले ही उसके अंदर 10 बंदे हो, 10 टीम मेंबर हो, 10, 20, 50 लीडर्स में आप कह सकते हो, उसको सुपरवाइजर या फ्लोर मैनेजर या जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो प्रोडक्शन मैनेजर को ही बुलाया जाएगा कि आपने क्या देखा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ी होती है। अब प्रोडक्शन मैनेजर जो है
वो डायरेक्टली इतने सीनियर लेवल पे पहुंचता नहीं है, उसके लिए भी स्टेप्स हैं। जैसे मर्चेंडाइजर में जो स्टेप्स होते हैं, पहले असिस्टेंट मर्चेंडाइजर, असिस्टेंट मर्चेंडाइजर के बाद मर्चेंडाइजर, फिर सीनियर मर्चेंडाइजर, फिर आपके MM, फिर MM, DMM, उसके बाद कोई VP बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स। वैसे ही प्रोडक्शन मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप डिग्री वगैरह करके जाते हो तो आप पहले असिस्टेंट लेवल पे काम करो, और असिस्टेंट लेवल पे इतने काम करो, इतना सीखो कि हर कि उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मतलब बताएंगे सर इस कारण से डिले हुआ, इस कारण से डिले हुआ, लेकिन आपके अगर नॉलेज होगा तो आप उनको बता सकते नहीं इस कारण से डिले नहीं हुआ, ये डिले तुम्हारी गलती के कारण से हो। तो आप सीखो, आप सीखोगे नहीं तो उनको कैसे समझाओगे, क्योंकि वो तो हमेशा आपको बोलेंगे सर ये इस कारण से ये गलती हुई, एक्सक्यूज़ देते ही रहेंगे। अगर एक्सक्यूज़ देते रहो तो आप कंपनी के ऑनर को क्या बताओगे, शिपमेंट डिले होगी, कंपनी का ऑनर ये नहीं सुनेगा, बोलेगा फिर आपकी क्या जवाबदेही है। तो असिस्टेंट लेवल पे जब हम काम करते हो प्रोडक्शन में, तो जितना सीख सकते हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना सीख सकते हो सीखो। उसके बाद आपको हो सकता है फ्लोर दे दिया जाए कि आप फ्लोर को देखो, फ्लोर, उसमें फ्लोर पूरा हैंडल करो आप। फ्लोर देखने के बाद फिर एक डिपार्टमेंट हो सकता है आपको दे दे, आप ये फ्लोर के ये सारे डिपार्टमेंट आप हैंडल कर दे। उसके बाद आपको मिलेगा कि पूरे प्रोडक्शन का GM का रोल, हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन GM इसको कहते हैं, उसका रोल, जिसमें सारी जवाबदेही आपकी होगी। ये जो जनरली इंडिया में सारे ऐसे ही होते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर सारे टीम, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसमें जवाबदेही आपकी हो। इसमें तो ये सारे रोल हो गए आपके, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब इसमें ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है लगे कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, कहाँ शिपमेंट के पीछे भाग दौड़ रहा हूँ, सैलरी भी अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे सैलरी बहुत ही अच्छी चली जाएगी, सैलरी लाखों में सैलरी जाती है। वर्क में आपको 100% प्रेशर रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन ही हैंडल करने जा रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते ही रहेंगे, वो आपको डेली के डेली सॉल्व करके आगे मूव करना है। तो ये प्रॉब्लम होते ही रहेंगे, और इन सबको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, और शिपमेंटें भेजनी है, कैसे भी उनको शिपमेंट ऑन टाइम और विथ क्वालिटी के साथ भेजनी है, ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें आपको बहुत ही पैसेंस के साथ काम करना पड़ता है, कभी कभी एग्रेसिव भी होना पड़ता है, लोगों से काम करवाने के लिए एग्रेसिव होकर भी काम करवाना होता है। तो इसमें ग्रोथ भी बहुत है। तो आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोडक्शन मैनेजर का रोल, जॉब प्रोफाइल वगैरह सब क्या है और ग्रोथ कितना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड हो उनके साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं उन पर वीडियो बना कर शेयर करूँ। थैंक यू।